हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज 22 अगस्त की सुबह सुबह हम एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे, लेकिन आज मैंने द हिंदू का एडिटोरियल नहीं लाया है। आज आपके लिए इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्रेस व्यू नाम से जो एडिटोरियल आता है ओपिनियन पेज से, उसे लेकर आया हूँ ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। क्या होता है, एक ही न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ के टॉपिक में बहुत वो सेम टॉपिक्स आने लगते हैं रोज रोज, तो आई थॉट कि थोड़ा सा बीच बीच में चेंज भी लाया जाए। तो आज हम एक्सप्रेस व्यू का एक एडिटोरियल पढ़ेंगे, उससे पहले 10 नए वर्ड्स देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि 30 अगस्त से शाम को 5:30 बजे से 8 बजे तक बैंकिंग एडवांस कोर्स की नई बैच शुरू हो चुकी है। अगर आप लोग ये बैच पहले ही कर चुके हो तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हो कि ये बैच करना कितना ज़रूरी है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने फाउंडेशन बैचेस कंप्लीट की। और अगर आपने अभी तक ये बैच नहीं की है तो ये बैच वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू लर्न ऑल द टेक्निक्स ऑफ इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, सो दैट कैन बी यूज्ड इन एग्जाम्स। ठीक है, चलो तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एक्चुअल क्लास। पहला वर्ड हमारे पास आज है टेनेशियस। कौन सा वर्ड है पहला? टेनेशियस। टेनेशियस का मतलब होता है टिक के रहना, किसी चीज को पकड़ के रहना, पकड़े रहना, छोड़ना मत। अगर आपने फेविकॉल की ऐड देखी होगी तो उसमें ये लाइन थी, पकड़े रहना छोड़ना मत। तो पकड़े रहना छोड़ना मत इज नथिंग बट टेनेशियस। रिजिलियंट या रिजोल्यूट अगर कोई होता है, जैसे एक बार अगर कोई चीज करने की ठान ली और उसी चीज को पकड़े रहे जब तक कि वो चीज हासिल नहीं हो जाती, तो आप टेनेशियस हो। अगर आपने आज सोच के रखा है कि मुझे इस साल के अंत तक एग्जाम क्लियर करनी है, 2024 के अंत तक एग्जाम क्लियर करनी है, और अगर समझो किसी कारण से नहीं भी होती, तो आप अगले साल भी ट्राई करोगे, पूरी ताकत से ट्राई करोगे, आप उसको छोड़ोगे नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप टेनेशियस हो। ठीक, देखो सेंटेंस, द साइंटिस्ट टेनेशियस परसूट। परसूट का मतलब होता है किसी चीज के पीछे लगना, उस चीज को हासिल करने के लिए। ठीक है, परसूट ऑफ द क्यूअर। क्यूअर मतलब इलाज, सॉल्यूशन, है ना। लेड टू अ ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन मिल गया, क्यूअर इलाज पाने के लिए साइंटिस्ट पीछे पड़े थे कि इलाज मिल जाए, है ना। टिक के थे, पकड़ के रखा था कि नहीं, इलाज तो हमको ढूंढ के रहना ही है। और क्योंकि वो टेनेशियस थे, उनको कुछ दिन बाद ब्रेक थ्रू मिल गया, यानी रास्ता मिल गया वो इलाज ढूंढने का। समझ गए? तो टेनेशियस मतलब पकड़े रहना, छोड़ना मत। क्या होगा मीनिंग इसका? टेंडिंग टू कीप अ फर्म होल्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज को पकड़ के रहना। क्लिंगिंग, क्लिंगिंग का मतलब भी पकड़ के रहना। और एडहरिंग क्लोजली, एडहरिंग का मतलब होता है किसी बहुत क्लोजली फॉलो करना। तो अगर आप किसी एक चीज को फॉलो कर रहे हो तो जुडिशियसली, रिलीजियसली उस चीज को फॉलो करो, करते रहो। बीच में विश्वास उठ गया बीच में से ही, इसलिए छोड़ दिया, फिर दूसरी किसी चीज को फॉलो कर रहे हो, वो सही नहीं है। एक चीज को रिजल्ट मिलने तक फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी। ठीक, सिनोनिम क्या होंगे इसके? परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअसली एक ही चीज करते रहना, करते रहना, करते रहना। डिटरमाइंड, है ना, ठान लिया है, करना है। रिजोल्यूट, सेम मीनिंग, ठान लिया है, करना है, टिक के रहना है। एंटोनिम क्या होंगे इसके? वीक, छोड़ो ना यार, नहीं हुआ ना एक साल में, छोड़ दो। ऐसे बोलने वाले लोग कैसे रहेंगे? वीक। या ईल्डिंग, छोड़ देंगे, अरे जाने दो ना यार, क्या करना है। इरिजोल्यूट, कुछ ठान लिया, टाइम टेबल बनाया, फॉलो ही नहीं करना होता, ऐसे लोग इरिजोल्यूट हो गए। लेकिन आप सब ऐसे नहीं हो। गुड, आप सब कैसे हो? यू आर ऑल टेनेशियस। ठीक, क्लियर, टेनेशियस। चले अगले वर्ड पे। दूसरा जो वर्ड है हमारे पास आज, वो है प्रोसेक। प्रोसेक, प्रोसेक वर्ड आता है प्रोज, ये वर्ड से। प्रोज सुना है? प्रोज मतलब कुछ भी पैराग्राफ के फॉर्म में अगर लिखा हुआ होता है तो उसे कहते हैं प्रोज। पैराग्राफ, एसे, लेसन, ये हो गया प्रोज। वेयर एज दूसरी चीज होती है फिर पोएट्री, है ना। पोएट्री का लिखने का ढंग, बोलने का ढंग अलग होता है। पोएट्री इंटरेस्टिंग होती है ना, उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेटिव होती है। प्रोज में भी होता है, लेकिन लिखने का तरीका बहुत सिंपल होता है, और उसकी वजह से कभी कभी वो बोरिंग सा हो जाता है। समझ गए? तो अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी है जिससे उसे पढ़ने में
बोर हो रहा है तो उसे कहेंगे हम प्रोसेक, राइट। देखो, हर राइटिंग वॉज क्लियर एंड इफेक्टिव, बहुत क्लियरली और इफेक्टिवली वो लिखती थी, तो समवॉट प्रोसेक, लेकिन वो कैसी थी, प्रोसेक थी, यानी एक ही टोन में चल रहा है सब, एवरीथिंग इज इन द सेम टोन, तो वो पढ़ पढ़ के बोरियत हो रही है। क्या होगा मीनिंग इसका, हैविंग द स्टाइल और डिक्शन ऑफ अ प्रोज, देखो प्रोज पैराग्राफ लेसन का, लैकिंग पोएटिक ब्यूटी, पोएम में क्या ब्यूटी होती है ना, उसमें राइमिंग वर्ड्स होंगे, ठीक है, उसमें वर्ड्स का खेल होगा, ये सब प्रोज में नहीं होता, ठीक, तो पोएटिक ब्यूटी नहीं उसकी, ऑर्डिनरी होता है कुछ भी, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे इसके, म्यूंडेन, म्यूंडेन ये वर्ड हमने देखा है, रिपीटेटिव होने की वजह से वो बोर हो जाने वाली चीज को हम म्यूंडेन कहते हैं। कॉमन प्लेस, साधारण या एकदम डल, तो ये सिनोनिम्स हो गए, एग्जैक्टली सेम मीनिंग नहीं होगा, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, पोएट्री की तरह, इमेजिनेटिव, है ना, या क्रिएटिव, या इंस्पायर्ड, या इंस्पायरिंग, ठीक है, ये तीनों चीज क्या हो जाएंगे उसके एंटोनिम्स। समझ गया प्रोसेक का मीनिंग, प्रोसेक मतलब समथिंग विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ पैसेज, पैराग्राफ और अ लेसन और एन एसे, एंड which is like that, it is written in the same tone and that is why it is slightly boring, उसे प्रोसेक कहेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड इज कल्पेबल। ये आपने कल्पेबल, होमिसाइड वगैरह ये वर्ड लॉ की फील्ड में हमेशा सुने होंगे। कल्पेबल का एग्जैक्ट मतलब होता है किसी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होना या जिम्मेदार होना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी मीन्स कल्पेबल, ठीक है। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। द ड्राइवर वॉज फाउंड कल्पेबल फॉर द एक्सीडेंट ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग, इस वजह से रेकलेस ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट के लिए किसे जिम्मेदार माना गया, जिम्मेदार किसे कल्पेबल माना गया, ड्राइवर को, तो ड्राइवर कल्पेबल था, मतलब ड्राइवर वॉज रिस्पॉन्सिबल। क्या मीनिंग होगा इसका फिर, डिजर्विंग ब्लेम और सेंश्योर, सेंश्योर मतलब जिसको हम किसी चीज के लिए जिम्मेदार समझेंगे या किसी व्यक्ति को हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति जिम्मेदार है, तो हम सेंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लेम या सेंश्योर किसे करेंगे, जो डिजर्व करता है ब्लेम या सेंश्योर, वो व्यक्ति क्या हो गया, वो व्यक्ति हो गया कल्पेबल, समझ गए, या वो रिस्पॉन्सिबल हो गया व्यक्ति, या रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रॉन्ग डूइंग, किसी भी गलत काम के लिए अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है तो उसे हम कल्पेबल कहेंगे, ठीक। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, गिल्टी, गिल्टी तो मालूम है ना, दोषी, ब्लेम वर्दी, जिसको ब्लेम किया जाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, ये सारे जो वर्ड्स है दीज आर ऑल, गिल्टी, ब्लेम वर्दी, रिस्पॉन्सिबल, दीज आर ऑल synonyms of culpable, whereas antonyms would be innocent, निर्दोष, ठीक है, blameless, someone who can't be blamed, faultless, जिसकी कोई गलती नहीं है, फॉल्ट ही नहीं है, समझ गए। तो कल्पेबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डॉन्टिंग। कोई भी डॉन्टिंग वर्ड अगर है तो वहां पे आपको टास्क ये वर्ड मिलेगा साथ में, टास्क है ना, डॉन्टिंग टास्क, इट्स अ डॉन्टिंग टास्क। डॉन्टिंग टास्क मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो शुरुआत में बहुत ही मुश्किल और डरावना लगे, यानी मुश्किल होने की वजह से डरावना लगे, है ना, अरे यार इसको कैसा करेंगे, ये तो ये नहीं हो सकता, ऐसा अगर कोई कार्य लगे आपको, काम लगे, तो उसे आप डॉन्टिंग टास्क कह सकते हो, बराबर है। जब मैंने ये वोकेबलरी 10 वोकेबलरीज डेली और डेली एडिटोरियल एनालिसिस शुरू किया था, तो हमने एक टारगेट रखा था कि हमें ऑलमोस्ट 3000 वर्ड्स ये साल के अंत तक खत्म करने हैं, 3000 वर्ड्स। तो एट द बिगिनिंग इट लुक लाइक अ डॉन्टिंग टास्क, लेकिन जैसे शुरू किया धीरे धीरे रोज 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 हम वही करते रहे, तो आज हम इसका 1/4 टारगेट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो डॉन्टिंग का मतलब समथिंग may look very difficult at the beginning, which may be frightening because of it looking very difficult. देखो सेंटेंस, the task of writing a thesis can seem daunting at first. जो टास्क है थेसिस लिखने का वो शुरुआत में डॉन्टिंग लग सकता है, मतलब होगा ही ऐसा नहीं, डॉन्टिंग लगना। क्या मीनिंग है इसका,
सीमिंग डिफिकल्ट टू डील विथ इन एंटिसिपेशन, इंटिमिडेटिंग। एंटिसिपेशन यानी पहले ही लगना कि यार ये बहुत मुश्किल होगा, इस टास्क को हम कहेंगे डॉन्टिंग। सिनोनिम क्या होगा इसका? इंटिमिडेटिंग, यहां पे भी यूज हुआ है। इंटिमिडेटिंग मतलब जिसको देखने से ही डर लगे, है ना, कि यार ये इतना कैसे होगा। माउंट एवरेस्ट के नीचे आपको खड़ा कर दिया और बोले कि जाओ चढ़ो, देख के ही लगेगा ना अरे यार इस यहाँ इतना ऊपर कौन चढ़ेगा, है ना। फिर एक बार शायद शुरू कर दी तो आप चढ़ भी जाओगे, लेकिन कैसा लग सकता है? दैट लुक्स डॉन्टिंग। फॉर्मिडेबल विच इज वेरी टफ। डिसहार्टनिंग, हार्टनिंग मतलब दिल को भाने वाला, डिसहार्टनिंग मतलब जो आपका दिल पहले ही तोड़ दे, तोड़ दे इन द सेंस थक करके रख दे कि बस यार ये नहीं, बताओ, दैट इज डॉन्टिंग। एंटोनिम क्या होगा? जो इनकरेजिंग हो, रीअश्योरिंग हो। रीअश्योरिंग मतलब आपको अश्योर करे फिर से कि नहीं आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, दैट इज रीअश्योरिंग। कंफर्टिंग, कंफर्टिंग यानी आपको शांत करे, आपको कंफर्ट करे कि दिस यस यू कैन डू इट, दैट इज कंफर्टिंग। समझ गए डॉन्टिंग का मतलब? डॉन्टिंग इज बेसिकली समथिंग विच इज वेरी टफ, लुक्स वेरी टफ एट द बिगिनिंग, दैट इज डॉन्टिंग। नेक्स्ट वर्ड इज रिवर्बरेटेड या रिवर्बरेट। रिवर्बरेट, रेवर्बरेट बोलेंगे इसको। रेवर्बरेट का मतलब होता है अपनी लैंग्वेज में गूंजना। आवाज कैसे गूंजती है ना। अगर आप किसी वैली में जाते हो, जैसे चिखलदरा में आई नो अ पॉइंट कॉल्ड पंचबोल पॉइंट। अब मैंने वहाँ कॉलेज किया तो हमारे कॉलेज से पीछे ही वो पॉइंट था। तो पंचबोल पॉइंट के वहाँ पे जाके अगर आप एक बार चिल्लाओ तो आवाज़ 5 बार घूमती है। 5 बार घूमने को कहते हैं हम लोग। तो आवाज़ क्या हो रही है? इको हो रही है। उसी को क्या कहते हैं कि वो रिवर्बरेट हो रही है, मतलब गूंज रही है। ठीक है, तो देखो सेंटेंस, द साउंड ऑफ द गन शॉट रिवर्बरेटेड थ्रू द वैली। गनशॉट का साउंड वैली में रिवर्बरेट हो रहा है। रिवर्बरेट हो रहा है मतलब गूंज रहा है ना। रिवर्बरेटेड पास्ट है ना, तो गूंज रहा था। क्या मीनिंग होगा इसका? टू बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स एज एन इको। ठीक, जैसे और हैव अ प्रोलॉन्ग्ड और कंटिन्यूइंग इफेक्ट, यानी एक बार आवाज दी और वो गूंज रही है, कंटिन्यूअस हो रही है, तो कहेंगे हम रिवर्बरेट। इट इज नॉट एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ एन इको, बट बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बात पे चर्चा हो रही होती है, एक विषय निकला और वो विषय पे चर्चा कंटिन्यूअसली हो रही है, तो हम कहते हैं ना कि वो उसकी आवाज गूंज रही है, तो उसे कहेंगे हम रिवर्बरेटेड। समझ गए? या रिवर्बरेट। सिनोनिम क्या होगा इसका? रिसाउंड, फिर से सुनाई देना, इको या रेजोनेट, यानी सेम आवाज यहां से जो बोला वही वहां से सुर निकल के आ रहा है, सेम सुर उधर से भी निकल रहा है, उधर से भी निकल रहा है, तो सेम सुर जब सब जगह से निकले तो उसे क्या कहते हैं? रेजोनेट कर रहा है। अब आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि अपने थॉट्स रेजोनेट करते हैं, मतलब मेरे जैसे थॉट्स है वैसे ही तुम्हारे थॉट्स है, मतलब हमारे दोनों के मिले सुर मेरा तुम्हारा हो रहा है। ठीक है, तो वो साउंड क्या हो रहा है? रेजोनेट हो रहा है। ठीक, यहां पे थॉट्स रेजोनेट हो रहे हैं। साइलेंस, ये हो गया उसका एंटोनिम। डैम्पन मतलब किसी चीज को दबा देना है ना, और उसका आवाज को डम कर देना, डैम्पन। मफुल यानी ऐसा मुंह बंद करके जो आवाज निकलती है उसका मफुल। ठीक है, तो मुंह बंद कर दिया, आवाज ही नहीं निकल रही, तो उसे क्या कहेंगे? मफल। राइट, समझ गया? रिवर्बरेट का गूंजना, आवाज का गूंजना इज रिवर्बरेट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डायट्राइब। डायट्राइब, देखो डायट्राइब में एक इंपॉर्टेंट है डाया, है ना। डाया, डाया डायलॉग, आपने सुना है ना डायलॉग। डायलॉग में भी क्या होता है? डाया होता है, डायालॉग ऐसा होता है, DIALOUGE। डायलॉग का मतलब क्या होता है? संवाद, संभाषण, दोनों के बीच में, है ना, संवाद है, तो वो दोनों के बीच में होता है। डायट्राइब एक ही और से होता है, और वो लिटरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ डांटना, किसी को बहुत कड़वे शब्दों में डांटना या उसकी बखिया उधेड़ देना बोलते वक्त, है ना। यानी ऐसे बोलना कि आप किसी को अटैक कर रहे हो बोलते बोलते, और
उसके लिए बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं हम डायट्राइब, है ना। अगर मैं ऐसा समझो ना, अच्छे, बस मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी इसलिए मैं उसको बहुत बुरा भला कहूँगा, वो मैं डायट्राइब कर रहा हूँ, समझ गए। देखो तो सेंटेंस, द पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज अ डायट्राइब, पॉलिटिशियन का स्पीच डायट्राइब था, मतलब बहुत बुरा भला कहा होगा, किसको, अगेंस्ट द करंट एडमिनिस्ट्रेशन, अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से, पॉलिटिशियन के स्पीच के हिसाब से वो टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बहुत बुरा भला कहा, मतलब क्या किया उसने, वॉज अ डायट्राइब, मतलब डांट दिया। मीनिंग क्या होगा इसका, अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक, वर्बल अटैक है एंड यूजिंग बिटर वर्ड्स, बिटर वर्ड्स, ठीक है, अगेंस्ट समवन और समथिंग। सिनोनिम क्या होगा इसका, टाइराड, टाइराड मतलब बहुत बुरा भला कहना ना, बिटर वर्ड्स यूज करना। हरांग, हरांग मतलब भी वैसा ही होता है, डांटना बुरे शब्दों में। रैंट, रैंट का मतलब होता है, रैंटिंग अगर कहे तो समझो आपको बुरा नहीं, कुछ तो भी बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और आप बस पूरा भला कहते जा रहे हो कंटिन्यूअसली, उसे कहते हैं रैंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ट्रिप पे गए घूमने के लिए और आपका मूड खराब है, आप जब से घर से निकले तब से ही मूड खराब है आपका, और आप शुरू हो गए, गाड़ी ही अच्छी नहीं है, रास्ते ही खराब है, आज का मौसम ही खराब है, दिस इज कॉल्ड रैंटिंग। ये हो गया रैंट करना, एक चीज के बारे में भी कंटिन्यूअसली कर सकते, समझ गए। तो यू आर यूजिंग बिटर वर्ड्स किसी चीज के लिए। एंटोनिम क्या होगा इसका, क्या होगा, प्रेज, प्रशंसा करना, कमेंडेशन, तारीफ करना, अगेन किसी की पीठ थपथपाना, या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब फिर से प्रशंसा करना, तारीफ करना, है ना। कॉम्प्लीमेंट में COMPLIMENT है, एक वर्ड और है जिसका मतलब होता है COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी दूसरे चीज के साथ होना, ताकि दोनों चीज एक दूसरे के साथ लगे, दूसरी कोई भी ऐसी चीज जो पहले चीज के बिल्कुल साथ उसे कंप्लीट करे, उसे कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट इन दोनों के मीनिंग्स में डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। मैंने एक वीडियो अलग से सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स का बनाया है, सीरीज शुरू की है, जिसमें पहला लेक्चर आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसे देखो, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में जैसा डिफरेंस है ये वहां पे डिटेल में लिया गया है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इनंडेटेड, इनंडेट करना। इनंडेट का मतलब है कोई चीज भर जाना, जैसे ड्यू टू फ्लड आवर रीजन वॉज इनंडेटेड विथ वाटर, बाढ़ की वजह से हमारा रीजन पानी से भर गया, कोई चीज किसी भी चीज से, अभी यहाँ रीजन पानी से भर गया तो वो इनंडेटेड विथ वाटर हो गया, तो इट कैन बी इनंडेटेड बाय एनीथिंग, कोई भी चीज से किसी कोई दूसरी चीज भर जाना, दैट इज इनंडेटेड। देखो सेंटेंस, द कंपनी वॉज इनंडेटेड विथ अप्लीकेशंस फॉर द न्यू जॉब ओपनिंग, नए जॉब ओपनिंग्स की अप्लीकेशन से कंपनी क्या हो गई, भर गई, इनंडेट हो गई, इनंडेट मतलब भर गई पूरी तरह से, ठीक है। क्या मतलब होगा इसका, टू ओवरवेलम समवन विथ थिंग्स और पीपल टू बी डेल्ट विथ, ओवरवेलम हो जाना, ओवरवेलम मतलब कंप्लीटली फिल हो जाना, भर जाना पूरी तरह से। अब किसी से मिलने के बाद कहते हो ना, आई एम ओवरवेलम्ड, ओवरवेलम मतलब खुशी से भर गया हूं मैं, बरोबर है, तो ओवरवेलम। सिनोनिम क्या होगा इसका, ओवरवेलम भर जाना पूरी तरह से, फ्लड हो जाना यानी किसी चीज की बाढ़ आ जाना, यहाँ पे जॉब एप्लीकेशंस की बाढ़ आ गई, ठीक है, या स्वैम्प तैयार हो जाना, जहाँ पे कोई भी चीज पानी, जैसे जमीन में पानी बहुत है तो वहां पे क्या हो जाएगा, दलदल हो जाएगी, स्वैम्प हो जाएगा। एंटोनिम क्या होगा इसका, अंडरवेल्म, ओवरवेल्म मतलब भर जाना, अंडरवेल्म खाली हो जाना, ड्राई हो जाना या ड्रेन हो जाना, ड्रेन मतलब पानी पूरा निकल जाना, दैट इज ड्रेन। समझ गए क्या, क्लियर। कौन सा वर्ड, इनंडेट, इनंडेट मतलब पूरी तरह से भर जाना, किसी से भी भर जाना, ठीक।
चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज लैंग्विड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है पूरी एनर्जी निकल जाना और थका हुआ महसूस करना। कुछ काम करने की इच्छा अगर आपकी नहीं है तो आप लैंग्विड हो। बहुत बार ऐसा होता है ना, सोमवार से शनिवार तक बहुत पढ़ाई कर ली, संडे को सुबह उठने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो फिर कैसे फील करते हो आप? लैंग्विड फील करते हो, अरे यार आज कुछ थका हुआ महसूस। दैट इज लैंग्विड। देखो, द हॉट समर डे मेड एवरीवन फील लैंग्विड एंड स्लीपी। हॉट समर डे था इसलिए किसी को बाहर जाके कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था बस कूलर लगाओ, एसी लगाओ और मस्त सोते रहो। तो थका हुआ महसूस करना, विदाउट एनर्जी महसूस करना, मतलब लैंग्विड। क्या मतलब है? ऑफ पर्सन, मैनर और जेस्चर डिस्प्लेइंग और हैविंग अ डिसइंक्लिनेशन फॉर फिजिकल एक्सर्शन और एफर्ट, स्लो एंड रिलैक्स्ड। कोई फिजिकल एक्सर्शन करने की इच्छा ना होना, डिसइंक्लिनेशन यानी फिजिकल एक्सर्शन करने की और झुकाव ना होना, बस झुकाव किस तरफ होना? अपने बेड की तरफ, सो जाओ, लैंग्विड फील कर रहे हो, स्लो या रिलैक्स्ड फील कर रहे हो। क्या होंगे सिनोनिम इसके? रिलैक्स्ड, अनहरीड, कोई जल्दी नहीं है, लिथार्जिक, फुल आलसी, समझ गए ना? आलसी इज लिथार्जिक। एंटोनिम क्या होगा इसका? एनर्जेटिक, जहां पे एनर्जी हो, एक्टिव हो, विगरस हो, है ना? विगरस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली काम कर रहा है वो, समथिंग दैट इज मूविंग वेरी फास्ट, दैट इज विगरस। विगरस मोशन, है ना, बहुत फास्ट मूवमेंट, दैट इज विगरस। और लिथार्जिक, आराम से चलने दो, ठीक है, समझ गया? लैंग्विड, लैंग्विड का मतलब होता है लिथार्जिक, बहुत आराम से थका हुआ महसूस। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज गाइल। अगला वर्ड क्या है? गाइल। गाइल, गाइल मतलब चालाक, चालाक, चतुर नहीं, चालाक। उसमें चतुर में अच्छाई है, चालाक में, चालाक लोमड़ी मतलब वो कनिंग होती है, चालाकी होती है उसमें अच्छाई नहीं, थोड़ी सी आगे वाले को धोखा देने वाली चालाकी होती है उसमें। तो गाइल उस टाइप का चालाकी है, यानी चालाकी करके अच्छा नहीं करना है, चालाकी करके किसको तो भी मूर्ख बनाना है, किसी को तो भी धोखा देना है, उसे कहेंगे हम गाइल। जैसे देखो क्या है सेंटेंस, ही यूज्ड हिज गाइल, चालाकी, टू एस्केप द ट्रिकी सिचुएशन। इस सिचुएशन से निकलने के लिए उसने क्या किया? अपनी चालाकी यूज की। क्या मतलब होता है? स्लाई और कनिंग इंटेलिजेंस। देखो चतुराई है और चतुराई नहीं है, चालाकी है, मतलब थोड़ा सा किसी को धोखा देने वाली बात इसमें होती है। सिनोनिम क्या होगा इसका? डिसीट मतलब धोखा देना, कनिंग यानी चालाकी, क्राफ्टीनेस मतलब क्राफ्टी होता है ना, लोग हाथ चालाकी करते हैं वैसे, दैट इज क्राफ्टीनेस। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? ऑनेस्टी, कैंडोर, कैंडोर का मतलब भी ऑनेस्टी ही होता है ना, ऑनेस्टी एकदम सच्चाई। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बोले तो जो है वो सीधा कह देना, दैट स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, समझ गए? स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना व्यक्ति, जो वो अंदर से जैसा बाहर भी वैसा, उसको जो लगा वो सीधा बोल देगा, उसके मन में कुछ नहीं रहता, तो वो व्यक्ति रहेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, समझ गए? क्लियर? गाइल का मतलब समझ गया? गाइल मतलब चालाक, चालाक लोमड़ी, गाइल। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव एंड द लास्ट वन फॉर टुडे इज डिस्पैरेज। डिस्पैरेज करना होता है, तो डिस्पैरेज इज अ वर्ब। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाना, स्पेशली ये दुत्कारना कहते हैं हम उसको, नीचा दिखाना भी नहीं, दुत्कारना कि जाओ तुम किसी काम के नहीं हो, ये ऐसे किसी के साथ बिहेव करना मतलब डिस्पैरेज करना होता है, कि किसी की कीमत ही नहीं समझना, कि तुम्हें तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, बस ये कह के किसी को धुतकार देना, इसे कहते हैं डिस्पैरेज, है ना? किसी को बिलिटिल करना कहते हैं ना, जाओ कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा काम ही नहीं है यहाँ पे, जाओ, दैट इज कॉल्ड धुतकारना, समझ गए? तो क्या होगा सेंटेंस इसका? He tends to disparage the efforts of others instead of offering support. वो क्या करता है? वो दूसरों के जो एफर्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट तो नहीं करता, उल्टा क्या करता है? उनको डिस्पैरेज करता है, तुमने जो किया किसी काम का नहीं है, चलो छोड़ो उसको,
दैट इज डिस्पैरेज कर, ठीक है। क्या मतलब होगा इसका? टू रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ, यानी वर्थलेस फील कराना किसी को। सिनोनिम क्या होगा? बिलिटिल मतलब नीचा दिखाना, डिप्रिकेट मतलब अगेन किसी को वर्थलेस बताना, या डेनिग्रेट अगेन नीचा दिखाना, किसी को क्वालिटी को कम करके आंकना, दैट इज डेनिग्रेट। कम करके आंकना और फिर बताना कि भाई तुम्हारे में कोई क्वालिटी नहीं है, यानी इतना बुरा होना कि सिर्फ आंकना नहीं है, कम करके आंकना और बता भी देना कि तुम किसी काम के नहीं हो, उसको कहते हैं डिस्पैरेज। एंटोनिम क्या होगा इसका? तारीफ करना, प्रेज करना, कमेंट करना, पीठ थपथपाना, और एक्सटॉल। अब एक्सटॉल भी नया वर्ड है। एक्सटॉल का मतलब भी होता है पीठ थपथपाना, किसी की प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट देना, एक्सटॉल करना, समझ गए? तो द मेन वर्ड दैट वी आर लर्निंग इज डिस्पैरेज, जिसका मतलब होता है धुतकारना किसी को। समझ गए? यहां तक क्लियर है? चलो नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी एडिट। तो आज का एडिटोरियल अभी आपके सामने है, आपको ये एडिटोरियल पढ़ना है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलो गो थ्रू इट। चलो डन, पढ़ लिया? गुड। क्या है अभी एक्सप्रेस व्यू में क्या दिया है? एक्सप्रेस व्यू किस चीज पे है? ऑन लैटरल एंट्री इन ब्यूरोक्रेसी ना। ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री की बात हो रही है। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। नौकरशाही मतलब वो सारे लोग जो सरकार के लिए नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी में जितने लोग हैं उनको क्या कहेंगे हम? ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। और उसके लिए नो शॉर्टकट्स, ये हेडिंग दिया है। देखो क्या बोला है, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स डिसीजन टू कैंसल एन एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 45 मिड लेवल स्पेशलिस्ट थ्रू द lateral entry route after it stirred controversy has company। क्या कह रहे हैं ऑथर यहाँ पे पहले इसमें? नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी अभी एक एडवर्टीजमेंट को कैंसिल किया। पहले तो ये बात समझ लो कि एक एडवर्टीजमेंट यूपीएससी ने निकाली थी जिसमें 45 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होनी थी, और वो लैटरल रिक्रूटमेंट होनी थी, लैटरल एंट्री होनी थी। अब लैटरल एंट्री क्या होता है ये पहले समझ लो, क्योंकि यहाँ पे भी वो वर्ड आया था। लैटरल एंट्री मतलब एक ऐसे रूट से एंट्री होना जो रेगुलर फॉलो होने वाला रूट नहीं है। हमारे यहाँ अगर किसी का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होना है तो वो कैसे होता है? पहले की एग्जाम होगी, वो एग्जाम कोई देगा, वो एग्जाम क्लियर करेगा, उसके बाद इंटरव्यूज होंगे, फिर सिलेक्शन होता है। लैटरल एंट्री में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जिसने प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, उसने प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ की और किसी एक क्षेत्र में उसका बहुत एक्सपर्टाइज है ना, या उसको बहुत नॉलेज है, तो वो नॉलेज का इस्तेमाल सरकार में भी होना चाहिए। ये सरकार का प्रयत्न होता है कि वो व्यक्ति को सरकार में किसी पोस्ट पे लाया जाए ताकि वो सरकारी सिस्टम में अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर सके। पर यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन होता है,
तो ये रेगुलर प्रोसेस के द्वारा नहीं होता। दिस इज कॉल्ड एज लैटरल एंट्री, क्या कहते हैं, लैटरल एंट्री। तो इसकी एक ऐड निकाली थी यूपीएससी ने, और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि वो ऐड को सरकार ने कैंसिल कर दिया है, कैंसिल कर दिया, याद रखो। हाँ, पहले ऐड निकली थी, अब कैंसिल कर दिया, तो एडिटोरियल कैंसलेशन पे है। रिक्रूटमेंट ऑफ 45 मिड लेवल स्पेशलिस्ट, द लैटरल एंट्री रूट आफ्टर इट स्टर्ड कंट्रोवर्सी। तो इस पे कंट्रोवर्सी हो गई कि आप कैसे, क्या डायरेक्टली लोगों को आप कैसे ले सकते हो, प्रोसेस के थ्रू लिया जाना चाहिए। डायरेक्टली लोगे तो फिर आप किसी को भी ले सकते हो, अपने पसंद के लोगों को एंट्री दे दोगे। ये कंट्रोवर्सी हुई, और इस चीज को बोला है इट हैज अ कंपनी। अब ये क्यों बोला है आपको सामने दिखेगा। इट फॉलोज इट्स अदर कॉन्स्पिक्यूअस स्टेप्स बैक रिसेंटली। सरकार ने जो अभी अपने 2-3 बार कदम पीछे खींचे हैं ना पिछले महीने में, उसकी बात ये कर रहे हैं। सरकार ने पीछे कदम खींचे मतलब क्या, किस बात पे, ऑन दी वक्फ अमेंडमेंट बिल which has now been sent to joint parliamentary committee and the draft broadcast bill put on hold for wider consultations। पिछले महीने में 2 बिल पे सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था, लेकिन उसको पास कराने की बजाय सरकार ने उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी पार्टीज के लोग होते। और दूसरा था ड्राफ्ट ब्रॉडकास्ट बिल। ये ड्राफ्ट ब्रॉडकास्ट बिल जो है, ये ड्राफ्ट है, इट इज नॉट अ बिल येट, उसका ड्राफ्ट है, लेकिन ये ड्राफ्ट और बड़ी चर्चा में, वाइडर कंसल्टेशन यानी ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा करके फिर इसको फाइनलाइज किया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा। पहले वो जो फॉर्म में है वही फॉर्म में लाना चाहते थे। बट ऑफ कोर्स द लैटरल एंट्री इशू इज यूनिक। पर ये जो लैटरल एंट्री का इशू है ना, वो यूनिक है, वो अलग है एकदम। इट हैज स्पेशल रेजोनेंस। देखो ये वर्ड अभी हमने देखा था, रेजोनेट करना, उसी से वर्ड क्या बनता है, रेजोनेंस। इट हैज अ स्पेशल रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब उस पे बहुत सारे लोगों के सुर मिलते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों के सुर उसमें मिलते हैं। सबको ऑलमोस्ट कहना सेम है, ऐसा यहाँ पे सुनाई देता, सबका नहीं, बहुत लोगों का। द यूपीएससी एड इमीडिएटली स्टोक्ड क्रिटिसिज्म एंड एप्रीहेंशंस बोथ विद इन द रूलिंग कोएलिशन एंड आउटसाइड इट। क्या हुआ, जब यूपीएससी की ऐड निकली तो इट इमीडिएटली स्टोक्ड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है दोष देना, एप्रीहेंशन का मतलब होता है डाउट। तो दोष देना और एप्रीहेंशन, गलतियां निकालना, और एप्रीहेंशन यानी डाउट रखना, इन दोनों चीजों को इसने हवा दी। स्टोक करना मतलब क्या, किसी चीज को हवा देना। तो यूपीएससी की ऐड ने सरकार की पहले ही क्या आलोचना हो रही थी वो, और जो एप्रीहेंशन थे, सरकार पे जो डाउट थे, तो और हवा दी। वहां पे सरकार के अंदर भी, यानी जो रूलिंग कोएलिशन है उसमें भी, और उसके बाहर भी, यानी अपोजिशन में भी, दोनों तरफ से इस चीज को हवा मिली कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। कैसे, दैट बाय ट्रीटिंग द 45 पोजीशंस एज स्पेशलाइज्ड एंड डेजिग्नेटिंग देम एज सिंगल कार्डर पोस्ट। सरकार ने क्या किया था कि इनको स्पेशलाइज पोजीशंस की तरह बताया गया था, ये 45 पोजीशन स्पेशल पोजीशंस है ना, इसको सिंगल कैडर पोस्ट रहेगी, यानी एक ही कैडर रहेगा इसमें, एक ही व्यक्ति। द गवर्नमेंट वॉज शॉर्ट सर्किटिंग द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन। हवा किस चीज की मिली कि अगर आप ऐसी स्पेशलाइज पोस्ट निकालेंगे और सिंगल कैडर पोस्ट रहेगी, तो इसमें रिजर्वेशन को शॉर्ट सर्किट करने का धोखा है। किसी चीज में जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या है, उसमें आग लग जाती है, वो चीज बंद पड़ जाती है। तो रिजर्वेशन की सिस्टम में अटैक करने का, घात करने का, इससे डर लोगों को लग रहा था, और इसी चीज को हवा दी गई। गिवन द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ द रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शंस इन विच बीजेपी लेड एनडीए लॉसेस हैव आल्सो बीन एट्रीब्यूटेड टू परसेप्शंस अमंग बैकवर्ड क्लासेस दैट इट सॉट अ 400 पार मेजॉरिटी टू डाइल्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट to social justice. This rollback was arguably politically inevitable. अब ये लास्ट जो 4 लाइन्स है, इसमें क्या दिया है कि ये बार का, गिवन दैट पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ द रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शंस 2024 4 जून को जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए 2024 के, इसमें बीजेपी जो लीड कर रही थी एनडीए के कोएलिशन, उसमें उनकी जितनी अपेक्षा थी कि 400 पार सीट्स आएंगी,
उतनी आई नहीं, 300 भी नहीं आई, 240 पे बीजेपी को संतुष्ट रहना पड़ा। तो इसके पीछे का कारण, इट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कारण क्या है, किस वजह से। तो ये इसलिए आए कि बैकवर्ड क्लासेस में ये परसेप्शन हो गया था, परसेप्शन मतलब बैकवर्ड क्लासेस को ये ऐसे लगने लगा था कि अगर इनको 400 पार सीट, 400 पार वाली मेजॉरिटी अगर दे दी तो क्या होगा, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट डाइल्यूट हो जाएगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो जो काम करने हैं वो शायद ये पूरे मन से करे नहीं, क्योंकि अब इनको कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की ताकत मिल जाएगी, है ना। तो ये शायद फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को उतने रिलीजियसली फॉलो ना करे, ये डर बैठ गया था बैकवर्ड क्लासेस में। दैट इज वाई अभी तो इसका कारण ऑलरेडी उनको पता है कि ऐसा ऐसा शायद कुछ तो भी हुआ है, इसलिए अपने को चाहिए उतनी सीट्स नहीं मिली। और इसीलिए जब ये पोस्ट आगे आई और लोगों ने फिर से रिजर्वेशन वाली सिस्टम पे सवाल उठाना शुरू किया, तो सरकार ने इसको रोल बैक करना ये पॉलिटिकली इनएविटेबल लग रहा था। मतलब सरकार ने इसको पीछे लेना, वापस लेना, ये होना ही था, उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार ने पहले ही ऐसे मुद्दे पे अपने यानी इसका खामियाजा पहले ही भुगत चुकी है सरकार। 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी इसका खामियाजा भुगत चुकी है, फिर से इसका और खामियाजा नहीं भुगतना चाहती थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको वापस ला लिया। बोले परसेप्शन गलत नहीं जाना चाहिए, तो उसको वापस ला लिया। समझ गए यहां तक? चलो अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, गो थ्रू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। चलो चलो डन, पढ़ लिया? अगर नहीं पढ़ना हुआ होगा तो पॉज करके पढ़ लिया करो, ठीक। चलो, क्योंकि मैं अगर बहुत ज़्यादा रुका तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। चलो आगे चलेंगे। द फैक्ट दैट लैटरल एंट्री इज डिजायरेबल एंड दैट इट हैज डन इन पास्ट, इट कैन ब्रिंग इन मच नीडेड फ्रेश आइडियाज एंड एनर्जी। तो यहाँ पे ऑथर क्या करे कि लैटरल एंट्री ये डिजायरेबल तो है, यानी होनी तो चाहिए, सबको लगता है कि होनी चाहिए, और ये पहले हुई भी है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा था, ये इससे पहले की सरकारों में हुआ भी है ना। और क्यों जरूरी होती है ये मच नीडेड फ्रेश आइडियाज और एनर्जी? क्योंकि जब लैटरल एंट्री होती है तो किसी फील्ड का एक्सपर्ट को लिया जाता है, वो जब एक्सपर्ट आता है तो वो एक नई एनर्जी के साथ आता है, अलग और फ्रेश आइडियाज के साथ आता है कि उसने कॉर्पोरेट सेक्टर में या दूसरे सेक्टर में बहुत बढ़िया काम किया होता है, तो उसको उस चीज का बहुत एक्सपीरियंस होता है। और वो सरकारी जो सिस्टम है जिसमें लिथार्जी है, जिसमें करेंगे ना आराम से, फाइल को ढकेलो, ये करो वो करो, वो सिस्टम में का व्यक्ति नहीं होता, तो वो चीजों को जरा जल्दी जल्दी करा सकता है, काम करा सकता है जल्दी से। इट इज रिक्वायर्ड टू एनरिच स्टेट कैपेसिटीज टू मीट द इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ गवर्नेंस। क्योंकि सरकारों की भी कैपेसिटी बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आप गवर्नेंस सिंपल नहीं रहा, इट हैज बिकम कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया है अभी।
भाई लैटरल एंट्रेंट्स आर नो मैजिकल क्यूर फॉर सिस्टमिक इल्स एंड डिफिशियंसीज। सिस्टम में जो फेलियर है या उसके जो डेफिशिएंसी, उसमें जो कमी है, उसके लिए लैटरल एंट्री कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब इट इज नॉट अ मैजिकल क्यूर। कोई मैजिकल सॉल्यूशन तो देगा नहीं लैटरल एंट्री, है ना। वो व्यक्ति जो आएंगे वो अचानक सिस्टम में के फेलियर को सुधार देंगे या उसकी कमियों को दुरुस्त कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बट एंड a case may be made for more fundamental restructuring. They can help fill the gaps of expertise and specialization for specific durations for well defined objectives. और क्या किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं यहां पे ऑथर। क्या बोल रहे हैं कि एक केस ऐसी बनाई जा सकती है कि जहां पे मोर फंडामेंटल रीस्ट्रक्चरिंग हो, है ना, फंडामेंटल चेंजेस हो कुछ, जिससे क्या हो कि गैप्स कहां है वो पहले ढूंढे जाए और उसके लिए फिर एक्सपर्टाइज और स्पेशलाइजेशन को बुलाया जाए स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए। आप ऐसे व्यक्ति को बाहर से अगर ला रहे हो तो उसको अचानक परमानेंट जॉब क्यों दे दे भाई। वो ऐसा बोल सकते हैं कि देखो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इतना ड्यूरेशन है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, और ये इतना इतना काम है। आपको क्या करना है कि आपको 2 साल या 3 साल का समय दे रहे हैं, 3 साल में आपको इतना इतना काम इतने समय में, 3 साल में ये काम और 3 साल में कंप्लीट करना है। तो स्पेसिफिक ड्यूरेशन और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम एक्सपर्ट्स बुला सकते हैं। उसके लिए उनको पूरा जॉब देने की जरूरत नहीं है। बी इट दी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2005 और दी सिक्स्थ पे कमीशन 2013 और दी recommendations of the नीति आयोग in 2017, the need for induction of personnel at senior and middle management levels in government has been repeatedly upheld and affirmed. तो 3 अलग अलग कमीशंस, 2 कमीशंस और एक आयोग का रिकमेंडेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो 2005 में आया था, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ये बाद में सिक्स्थ पे कमीशन जो आया था 2013 में वो, और नीति आयोग का भी 2017 में आया हुआ रिकमेंडेशन, तीनों ने यह कहा है कि हमें सीनियर मैनेजमेंट या और मिडिल मैनेजमेंट में ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिस्टम में सुधार ला सके। इन recent years the government has also expanded the scale and ambit of the lateral hiring strategy. ये जो लैटरली हायर करने की जो स्ट्रेटेजी है उसमें सरकार ने स्केल भी बढ़ाया है, यानी इसका लेवल भी बढ़ाया है और इसका दायरा भी बढ़ाया है, यानी अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स लाने की कोशिश सरकार कर रही है। एंड येट, और फिर भी, the problem arises when the demands of expertise and merit are ranged against the imperatives of social justice and equality. यहां अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वो ऑथर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं ऑथर यहां पे कि एंड येट, और फिर भी क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम कब अराइज हो जाता है, जब एक्सपर्टाइज और मेरिट की जो डिमांड है, एक्सपर्टाइज चाहिए हमको और अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, मेरिट का मतलब क्या है, टॉप क्वालिटी, वो भी चाहिए, पर उसको किसके अगेंस्ट रख दिया जाता है, उसको तोला जाता है, किसके साथ तोला जाता है, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के साथ। प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाती है कि आपको क्वालिटी चाहिए और एक्सपर्टाइज चाहिए और दूसरे इसमें चाहिए कि आपको सोशल जस्टिस भी चाहिए और इक्वालिटी भी चाहिए। तो इसको अगेंस्ट रख के काम होगा क्या, ये सवाल यहां पे ऑथर पूछ रहे हैं। दे नीड नॉट बी सीन एज एंटागोनिस्टिक एंड दे आर इन फैक्ट अलाइंड एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग। यहां पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि मेरिट और एक्सपर्टाइज इसको वर्सेस सोशल जस्टिस और इक्वालिटी नहीं रखना चाहिए। ये एक्चुअली मेरिट एंड एक्सपर्टाइज एंड विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये दोनों चीज साथ में होनी चाहिए। अलग अलग रख के या अपोजिशन में रख के ये कभी काम नहीं कर सकती। दे नीड नॉट बी सीन एज एंटेगोनिस्टिक, वो एक दूसरे से अलग है, विरुद्ध है, ऐसा देख के काम नहीं चलेगा। चलो नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट। अब आपको थर्ड पार्ट इजीली समझेगा। चलो गो थ्रू इट क्विकली।
ठीक, चलो पढ़ लिया लास्ट पार्ट। क्या दिया है? एज द सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइंड इन इट्स रीसेंट जजमेंट ऑन सब कोटास पे अभी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। किसमें सब कोटास? एससीज और एसटीज में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? द बाइनरी ऑफ मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन मस्ट बी चैलेंज्ड इन अ कंट्री ऑफ ग्रेट इनइक्वालिटीज। Merit should be understood in terms of social goods of equality and inclusivity. The conflict is between haves and have-nots and not between merit and distributive justice. तो अभी एससीज एसटीज में सब कोटा नॉन क्रीमी लेयर जैसी चीज लाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने जजमेंट में कही थी। अब ये जजमेंट में जो कहा गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आप हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि मेरिट है, अगर आपको मेरिट चाहिए तो आपको रिजर्वेशन नहीं रखना है, या रिजर्वेशन चाहिए तो मेरिट डाउन हो जाता है। इन चीजों को अपोजिशन में रख के काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मेरिट और रिजर्वेशन ये अपोजिशन में नहीं रह सकते, ये साथ में रहने चाहिए। कि अगर हमको मेरिट भी चाहिए तो वो विथ सोशल जस्टिस चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी ग्रेट इनइक्वालिटीज है। मेरिट को किसके साथ देखा जाना चाहिए? विथ इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी, यानी सामाजिक न्याय भी उसमें जरूरी है और इक्वालिटी भी उसमें जरूरी है, समानता भी जरूरी है। तो ये मेरिट और रिजर्वेशन इनके बीच की लड़ाई है ही नहीं। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग इज ये कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है? उन लोगों के बीच में जिनके पास कुछ है और वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है। तो जिनके पास नहीं है उनको ऊपर लाने की सारी लड़ाई होनी चाहिए। इन इट्स थर्ड टर्म विद अ विटल डाउन मेजॉरिटी, विटल डाउन मतलब कम मेजॉरिटी, है ना। इस बार मेजॉरिटी उतनी बड़ी नहीं है जितनी 2014 या 19 में थी। तो विटल डाउन, रिड्यूस्ड, डिमिनिश्ड मेजॉरिटी, द मोदी गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू टेक अनदर लर्निंग ऑन बोर्ड। अब इनके पास मेजॉरिटी कम है मोदी गवर्नमेंट के पास, तो इन्होंने एक सीख और लेनी चाहिए। कौन सी सीख? इट नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू द वॉइस ऑफ स्ट्रॉन्गर अपोजिशन एंड टॉक टू इट्स ओन अलाइज। इन्होंने अभी अपोजिशन भी पहले से थोड़ा स्ट्रांग है, थोड़ा, तो उनकी भी सुननी चाहिए, और अपने जो अलाइज है यानी एनडीए, ये सरकार चला रही है, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन साथ में और भी पार्टीज है, उनकी भी सुननी चाहिए। एंड लिसन टू देम टू, और उनको भी सुनना चाहिए। In the case of proposed recruitments through the lateral entry, it was voices from within allies such as JDU and LJP, as much as the agitation of Rahul Gandhi-led Congress, who is trying to put his stamp on the caste issue, that made it retreat. यहाँ क्या कह रहे थे कि ये जो केस था लैटरल एंट्री का, इसमें बाहर की आवाज उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अंदर की आवाज पहले शुरू हुई। तो अंदर की आवाज मतलब जो सरकार के अंदर की पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी की अलाइज, एनडीए में जो अलाइज पार्टी है, कौन सी? जेडीयू हो गई नीतीश कुमार की, एलजेपी हो गई चिराग पासवान की। ये पार्टीज ने आवाज पहले उठाई कि नहीं, ये लेटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए। सरकार के अंदर से ये आवाज पहले आई, और फिर आवाज कहां से आई? फिर आवाज आई राहुल गांधी लेड कांग्रेस से, कांग्रेस से फिर आवाज आई जो अपोजिशन में है, ठीक है, जो कास्ट इशू पे अपना स्टैंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कास्ट इशू को बढ़ाना चाह रहे हैं वो लोग। दिस मेड इट रिट्रीट, और इसकी वजह से फिर वो वापस लेना पड़ा। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे लेना, वापस लेना। द गवर्नमेंट नीड्स टू रिमेंबर दैट द न्यू नंबर्स डिमांड न्यू लिसनिंग। तो ऑथर यहां कह रहे हैं कि सरकार को यह समझना होगा कि अभी उनके जो नंबर्स है उस हिसाब से अब उनको सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि पहले कैसा था, नंबर्स बहुत ज्यादा थे, सीट्स बहुत थी, जो मन में आया कर सकती थी सरकार, पर अब वैसा नहीं है। अब साथ में 2-3 पार्टियां हैं, तो अब उनको भी सुनना पड़ेगा, और अपोजिशन स्ट्रॉन्गर है उनको भी सुनना पड़ेगा। इन अ डाइवर्स कंट्री, हमारे जैसी जो डाइवर्स कंट्री है,
दैट ऑल्सो मेक्स फॉर बेटर डिसीजंस एंड प्रॉपर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज। और हमारी जैसी डाइवर्स कंट्री में जब आप सुनेंगे सबका तो ही आप ज़्यादा बेहतर पॉलिसीज बना सकेंगे, देश हित में काम कर सकेंगे, ये ऑथर का कहना है। तो दिस इज द एंटायर एडिटोरियल। एक्सप्रेस व्यू था ये, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया। ठीक है, चलो अब चलेंगे क्वेश्चंस पे जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द गवर्नमेंट्स रीजनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी। क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूअर सीट्स फॉर बीजेपी इन जनरल इलेक्शंस इन 2024। 2024 में जनरल इलेक्शन में कम सीटें आने के पीछे का कारण ऑथर ने क्या यहां पे बताया है। फिर विटल्ड वर्ड है वहां पे, उसका नियरली सेम मीनिंग का वर्ड आपको ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर बाइनरीज मेरिट और रिजर्वेशन इसके बारे में क्या कह रहे हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय था सब कोटास का एससीज एसटीज में, उसके रिलेशन में ऑथर ने क्या कहा है बाइनरीज मेरिट और रिजर्वेशन। और नीचे दी गई जो पार्टीज है इनमें से कौन सी पार्टीज अभी फिलहाल सरकार में अलाई है ना, सरकार में साथ है। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल मैंने कहा था कि कुछ वर्ड्स डिबंक था, कोपियस था, उसके आंसर दो, सबने नहीं दिए, सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आंसर आया था। आप सबसे विनंती है एक एक सेंटेंस आप बनाने का ट्राई करो, तभी वो वर्ड्स आपको समझेंगे, याद रहेंगे। फिर रुकेंगे यहीं पे, ठीक। लेट अस स्टॉप हियर विद दिस, थैंक यू वेरी मच।